जय हिंद साथियों, मैं प्रिंस स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सबसे बेस्ट चैनल कंपटीशन की तैयारी के लिए नैन आईएएस पर। और नैन आईएएस लगातार आपके सिलेक्शन के लिए जो है प्रयास कर रहा है। हम कड़ी मेहनत कर रहे हैं ताकि आपको कंपटीशन में एक सीट सुरक्षित कर सके। दोस्तों, हमारी प्लेलिस्ट में हर विषय के जो है सारे वीडियो सीक्वेंस वाइज हैं। आप वहां जाएं, उन्हें चेक करें, उनकी गुणवत्ता को खुद जांचें परखें। और दोस्तों, हमारा प्रयास है कि हम आपको ऑथेंटिक मटेरियल दें। हम बड़ी मेहनत करते हैं वीडियो पे, इसलिए ताकि जो है आपको कहीं से भी कोई गुंजाइश ना हो, कहीं से कोई एग्ज़ाम हॉल में आपसे गलती ना हो, ताकि आप जो है अपनी एक सीट बर्बाद करें। तो जुड़े रहें दोस्तों हमारे साथ। और आज की क्लास में दोस्तों मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री का अगला सेक्शन पढ़ा रहा हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मॉडर्न हिस्ट्री में आपको पता है दोस्तों, हम नेशनल मूवमेंट लेके चल रहे हैं। हम क्या लेके चल रहे हैं? हम नेशनल मूवमेंट लेके चल रहे हैं। हम देख रहे हैं कि किस तरह जो है स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारियों का या उस समय के नेताओं का कितना योगदान था। कांग्रेस का योगदान हमने देखा, उसके अधिवेशन देखे। तो आज जो है हम जिस शख्सियत की बात कर रहे हैं दोस्तों, वो शख्सियत जो है राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वाह करते हैं। और उनका नाम है महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी। चाहे आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे सिविल सर्विस या पीसीएस की या फिर वनडे एग्ज़ाम्स की, गांधी जी से सवाल पूछने जाने की प्रवृत्ति रहती है। तो इनके बारे में अच्छे से आप स्टडी करें और अच्छे से हर तथ्य को जाने भली भांति रूप से। तो हम इनको देखते हैं दोस्तों, एक एक चीज़ें जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, आइए दोस्तों शुरू करते हैं महात्मा गांधी और इनके प्रारंभिक आंदोलन। ठीक है, क्या शुरू करेंगे? महात्मा गांधी और इनके प्रारंभिक आंदोलन। परिचय से शुरू करेंगे। प्रारंभिक आंदोलन। परिचय से हम शुरुआत करेंगे, इनके परिचय से शुरुआत करेंगे दोस्तों। तो 2 अक्टूबर 1869 ये है इनकी जन्म तिथि। क्या है? जन्म तिथि। ये कब पैदा हुए? 2 अक्टूबर 1869। 2 अक्टूबर को इनका जन्म दिवस मनाया जाता है। और एक ये राष्ट्रीय छुट्टी का भी दिवस है। ये राष्ट्रीय दिवस में आता है 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर। इसी से आप इनकी महत्ता का अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, जन्म स्थान क्या था दोस्तों इनका? इनका जन्म स्थान क्या था? पोरबंदर, जो कि कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, ये पोरबंदर कहाँ स्थित है? गुजरात में। ठीक है, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी। और पिता का नाम मोहनदास। पिता का नाम क्या? करमचंद गांधी। करमचंद गांधी। तो पिता का नाम जोड़ के दोस्तों क्या इनका नाम था? मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, ये हो गई इनकी एक तरह से ब्रीफ इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब देखिए इनके आरंभिक कार्यों के बारे में हम देखेंगे क्रम से कि क्या क्या इनके महत्वपूर्ण काम थे। ठीक है, आरंभिक कार्यों के बारे में देखेंगे। आइए चलते हैं, देखते हैं इनके आरंभिक कार्यों के बारे में। आरंभिक कार्य। आरंभिक कार्य दोस्तों, सबसे पहले क्या हुआ? 1894 में। देखिए बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे, कहानी तो बहुत बन जाएगी कि किस तरह ये दक्षिण अफ्रीका गए, वहाँ ये केस लड़े और उसके बाद जो है किस तरह इनकी शिक्षा दीक्षा हुई। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन बहुत ही मूल बातों पे हम फोकस करेंगे। तो ये दक्षिण अफ्रीका जाते हैं दोस्तों।
एक केस के सिलसिले में वहां ये जाते हैं और उसके बाद क्या होता है, वहां पर इन्होंने जो है क्या स्थापित किया, नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। क्या की, नटाल इंडियन कांग्रेस एक संगठन था, अपने आंदोलन में जो है उन्होंने इस संगठन की स्थापना की। तो ये मूल बातें हम देखेंगे। 1894 की तिथि है जब उन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की, इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। क्लियर हुआ, इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। कहाँ की दोस्तों, ये अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान। तो कहाँ किया, दक्षिण अफ्रीका में। क्लियर हुआ, चलिए ये बात क्लियर हो गई दोस्तों। इन्होंने क्या किया, टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की। टॉलस्टॉय फॉर्म, ये पूछता है दोस्तों कि टॉलस्टॉय फॉर्म जो है किसने स्थापित किया था। तो टॉलस्टॉय फॉर्म किसने स्थापित किया था, महात्मा गांधी ने। कहां पर, वहीं दक्षिण अफ्रीका में। इन्होंने एक अखबार निकाला दोस्तों, क्या निकाला, अखबार या समाचार पत्र निकाला, जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन नामक इन्होंने अखबार निकाला। कहां पर दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने क्या निकाला, एक समाचार पत्र निकाला जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। क्लियर हुआ। 1904 की बात है, 1904 की बात है दोस्तों। इन्होंने एक आश्रम की स्थापना की जिसका नाम था फिनिक्स आश्रम। बहुत फेमस है, बहुत फेमस आश्रम है दोस्तों, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फिनिक्स आश्रम की इन्होंने स्थापना की। दक्षिण अफ्रीका में ये भी था। दक्षिण अफ्रीका में डरबन शहर है, ठीक है। तो डरबन शहर में इन्होंने क्या किया, फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। क्लियर हुआ। ये पूछता है फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब और कहाँ हुई और किसके द्वारा हुई। तो 1904 में हुई फिनिक्स आश्रम की स्थापना, महात्मा गांधी जी ने की, और डरबन शहर में हुई जो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। क्लियर हो गया। चलिए अब एक आश्रम की स्थापना और की इन्होंने 1915 में, ठीक है, सत्याग्रह आश्रम। यह आश्रम कौन सा है, सत्याग्रह आश्रम। ये कहाँ है दोस्तों, अहमदाबाद में, जो कि कहाँ है, भारत में या गुजरात में, ठीक है। अहमदाबाद गुजरात में है, भारत में स्थित है। यहाँ पर इन्होंने 1915 में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। क्लियर हुआ। चलिए ये भी चीजें क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके आगे इनके कार्यों को देखते हैं। गर्मी काफी ज्यादा है। आइए देखते हैं इनके सिद्धांतों के बारे में। ये तो इनके आश्रम की स्थापना के कार्य हो गए। इनके सिद्धांत देखते हैं, महत्वपूर्ण है दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से भी और इनकी आइडियोलॉजी समझने के लिए भी। इनके सिद्धांत, सिद्धांत में ये क्या है, दार्शनिक अराजकतावादी, अराजकतावादी। दार्शनिक अराजकतावादी का मतलब यह है दोस्तों कि ये इनका जो दर्शन था वो अराजकता पे आधारित था। अराजकता का मतलब ये होता है कि बदलाव। अगर कहीं भर असत्य जो है स्थापित हो रहा है तो उसके विरोध में आवाज उठाना और सत्य की स्थापना करना। तो ये बनी बनाई व्यवस्था के खिलाफ एक अराजकता की ही स्थिति होती है। तो ये जो है इस तरह से ये क्या थे, दार्शनिक अराजकतावादी थे। राम राज्य के हिमायती थे, राम राज्य के हिमायती थे, समर्थक थे, राम राज्य लाना चाहते थे। और राम राज्य के दो युगल सिद्धांत थे दोस्तों। इनके राम राज्य के दो युगल सिद्धांत थे। जो पहला युगल सिद्धांत था, पहला जो सिद्धांत था वो था दोस्तों सत्य।
और दूसरा जो सिद्धांत था वो था अहिंसा। सत्य और अहिंसा इनके राम राज्य के दो सिद्धांत थे। ठीक, आगे बढ़े। चलिए, समाजवाद का जो है अर्थ इनके शब्दों में क्या था? समाजवाद, ये समाजवाद को क्या समझते थे दोस्तों? समाजवाद से तात्पर्य इनका था सर्वोदय। सर्वोदय मतलब होता है सबका उदय। सर्वोदय का मतलब क्या होता है दोस्तों? सबका उदय या सबका विकास। तो समाजवाद से इनकी धारणा ये थी कि सबका विकास जहां पर हो, सबका उदय जहां पर हो, वही है समाजवाद। जो सबके हित में काम करे, ऐसी व्यवस्था क्या है? समाजवाद है। ठीक। सत्याग्रह रणनीति, इनकी रणनीति क्या थी दोस्तों? सत्याग्रह की, सत्याग्रह रणनीति, सत्य का आग्रह करना। ठीक है, सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य का आग्रह करना। मतलब अगर कहीं भी कुछ भी गलत हो रहा है, अनैतिक हो रहा है, तो सत्य का आग्रह करना, वहां पर सत्य के लिए जो है आवाज उठाना या उसका आग्रह करना, ये था इनका सत्याग्रह का सिद्धांत और रणनीति। इनके सबसे प्रभावी अस्त्र क्या थे दोस्तों? प्रभावी अस्त्र क्या थे? सर्वाधिक प्रभावी अस्त्र, सर्वाधिक प्रभावी अस्त्र क्या थे? मतलब जिसको हम अग्निबाण की संज्ञा दे सकते हैं। इनके अग्निबाण क्या थे दोस्तों? सर्वाधिक प्रभावी शस्त्र इनका क्या था? उपवास। उपवास इनका सबसे प्रभावी अस्त्र था। क्लियर हुआ? और अंतिम अस्त्र क्या था? अगर उपवास से काम नहीं बना, इन्होंने सत्य का आग्रह किया, नहीं काम बना, तो सबसे प्रभावी अस्त्र क्या था? उपवास था। और अगर इससे काम नहीं बना, तो अंतिम अस्त्र क्या था दोस्तों? अंतिम अस्त्र था हड़ताल। लेकिन अंतिम अस्त्र था, ध्यान दीजिएगा, हड़ताल इनका अंतिम अस्त्र था। ठीक है, और प्रारंभिक अस्त्र क्या था? वो था उपवास। क्लियर है? ये छोटी छोटी सैद्धांतिक बातें हैं जो महात्मा गांधी जी के विषय में है। ठीक, सत्य अहिंसा तत्व तो आप बहुत अच्छे से परिचित होंगे। अब इनके शब्दों में एक सत्याग्रही का उद्देश्य क्या होता है? सत्याग्रही का जो उद्देश्य होता है दोस्तों, ठीक है, वो क्या होता है या क्या होना चाहिए? सत्याग्रही का क्या उद्देश्य होना चाहिए? क्या वो शत्रु को पराजित करना होना चाहिए? शत्रु को पराजित करना होना चाहिए? नहीं, इनका मत कहना था नहीं। मतलब शत्रु को पराजित करना किसी भी सत्याग्रही का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, तब करना क्या है? इसका मतलब यह है कि शत्रु का हृदय परिवर्तित करना। शत्रु का हृदय परिवर्तित करके उसे अपने अनुकूल बनाना। क्लियर हुआ? सत्याग्रही का अभीष्ट या मकसद होना चाहिए कि वो शत्रु के हृदय को परिवर्तित कर देना, कि शत्रु को नुकसान पहुंचाए, मारे पीटे या उसका कोई अहित करे। इससे जो है सत्याग्रही का उद्देश्य पूरा नहीं होता। सत्याग्रही तो सत्य के आग्रह के लिए लड़ रहा है, तो उसका उद्देश्य जो है कोई व्यक्ति विशेष नहीं होना चाहिए, बल्कि असत्य होना चाहिए। और अगर असत्य है उसका उद्देश्य दूर करना या उसको नष्ट करना, तो शत्रु का हृदय परिवर्तित करके भी ऐसा किया जा सकता है, उसे अपने अनुकूल बनाया जा सकता है। ये कहने का इनका मकसद था। ठीक है, गांधी जी दोस्तों, इनकी इच्छा क्या थी? इच्छा इनकी दरअसल ये थी कि राज्य विहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे। राज्य विहीन समाज की,
राज्य विहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे, मतलब अराजकतावादी इसी सेंस में थे। इन्हें लगता था कि राज्य जो है व्यक्ति के या समाज के सर्वांगीण विकास के लिए एक प्रतिरोधक है। तो ये ऐसा समाज चाहते थे जहां राज्य की भूमिका न हो। ये राज्य की जो है भूमिका से क्या थे, असहमत थे। ठीक है, चलिए एक चीजें हो गई। निष्क्रिय प्रतिरोध, निष्क्रिय प्रतिरोध, निष्क्रिय प्रतिरोध क्या है दोस्तों? इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में जब ये आंदोलन कर रहे थे दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में, तो जो इनका राजनीतिक अस्त्र था, इसी अस्त्र का इन्होंने वहां पर प्रयोग किया। राजनीतिक अस्त्र, इनका जो राजनीतिक अस्त्र था वो क्या था? निष्क्रिय विरोध। ठीक, बात क्लियर हुई? निष्क्रिय प्रतिरोध या निष्क्रिय विरोध। सत्याग्रह क्या था दोस्तों इनका जो सत्याग्रह क्या था वो किस पे डिपेंड था? मोरल पावर पे। किस पे डिपेंड था? नैतिक शक्ति पे। इनका जो सत्याग्रह था वो किस पे आधारित था? नैतिक शक्ति पे आधारित था। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है दोस्तों, इसलिए इनके बारे में थोड़ा सा आप छोटी छोटी चीजें जान लीजिए। अब इनका महत्व इसी से जो है पता चलता है कि इनको राष्ट्रपिता की संज्ञा दी जाती है। ये राष्ट्र के पिता थे दोस्तों। तो इनका जो भी है परिचय और इनके सिद्धांत हैं और राष्ट्रीय आंदोलन में इनकी भूमिका, इन 3-4 चीजों को अच्छे से समझ लीजिएगा, हमेशा आपके काम आएगा। ठीक है, क्योंकि इनसे जब प्रश्न बनते हैं तो वो किसी भी चीज से बन सकते हैं, इनके सिद्धांतों से भी सवाल बन सकते हैं। ठीक है, सत्याग्रह का क्या मतलब है? सत्याग्रह की ताकत आपने देखा नैतिक शक्ति है, लेकिन इसका जो है पॉइंट क्या है? सत्य को मानकर, सत्य को क्या है? मानकर किसी वस्तु के लिए आग्रह करना। सत्य को मानकर किसी वस्तु के लिए आग्रह करना। हमने बताया आपको कि जो है सत्य को सामने रख के या सत्य के आधार पर किसी वस्तु को क्या करना? सामने रखना। ठीक है, किसी वस्तु के लिए आग्रह करना, चाहे वो न्याय की बात हो, चाहे वो किसी विशेष मुद्दे की बात हो, वो जो है सत्य का आग्रह कहलाता है या सत्याग्रह कहलाता है। क्लियर हुआ? चलिए अब परिवार नियोजन के लिए इनके विचार क्या थे? परिवार नियोजन के लिए इनके कुछ विचार थे दोस्तों। ठीक है, इन्होंने सुझाया था परिवार नियोजन के लिए सबसे बेहतरीन सुझाव आत्म नियंत्रण। परिवार नियोजन के बारे में इनका जो कहना था, इसका उपाय कैसे संभव है? आत्म नियंत्रण से संभव है। ठीक है, अब चलिए, अब ये गए कब थे? कब दक्षिण अफ्रीका कब गए थे दोस्तों? अगर ये पूछ लिया जाए कि दक्षिण अफ्रीका क्यों गए थे और कब गए थे, तो दक्षिण अफ्रीका में कहा? डरबन में। डरबन में ये कब गए दोस्तों? ये समय है 1893 का। 1893 का समय है जब ये दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए गए। दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। क्लियर हुआ? अगर ये सवाल पूछे कि दक्षिण अफ्रीका ये क्यों और कब गए, तो दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए डरबन गए ये 1893 में। क्लियर हो गया? चलिए, अब इनके राजनीतिक गुरु के बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ठीक, किसने इनको जो है राजनीति की शिक्षा दी? ठीक है, तो उसमें जो नाम आता है दोस्तों किसका आता है? राजनीतिक गुरु। इनके राजनीतिक गुरु में किसका नाम आता है? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो है इनके गुरु थे, राजनीतिक गुरु। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पहली बार अगर पूछा जाए कि पहली बार इन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन में कब भाग लिया,
पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में कब भाग लिया? कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया पहली बार। तो क्या कहेंगे आप, क्या लिखेंगे? 1901। 1901 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था दोस्तों, कलकत्ता अधिवेशन, गांधी जी ने सबसे पहले उसी में भाग लिया। कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार ये सम्मिलित हुए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विधि कार्यालय की स्थापना की इन्होंने। एक इनका महत्वपूर्ण काम था। बंबई में इन्होंने क्या किया दोस्तों? बंबई में क्या किया? विधि कार्यालय की स्थापना की। किसकी स्थापना की? विधि कार्यालय की इन्होंने स्थापना की। क्लियर हो गया? चलिए, यहां तक चीजें समझ में आ गई दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ और तथ्य देख लेते हैं इनके बारे में, जो जो हमें महत्वपूर्ण लगेगा हम आपको बता देंगे। 17 जून 1917 में क्या होता है? 17 जून 1917 में सत्याग्रह आश्रम जो होता है अहमदाबाद में, सत्याग्रह आश्रम जो था दोस्तों, सत्याग्रह आश्रम क्या होता है? साबरमती के किनारे जो है स्थानांतरित होता है। साबरमती नदी के किनारे क्या होता है? स्थानांतरित हो जाता है। क्लियर हुआ? ये जो सत्याग्रह वाला आश्रम था, अभी आपने देखा जिसकी स्थापना हुई अहमदाबाद में, वो क्या होता है? साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित हो जाता है। 1917 की बात है। ठीक है। सत्ता का विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण जो है दोस्तों, ये जो है गांधी जी का सबसे महत्वपूर्ण सुझाव है। ठीक है, गांधी जी का सबसे महत्वपूर्ण सुझाव, गांधी जी का सबसे महत्वपूर्ण सुझाव होता है। वो क्या होता है? विकेंद्रीकरण आप कह सकते हैं। विकेंद्रीकरण होता क्या है? जैसे आप देखते हैं, केंद्रीकरण मतलब क्या है कि सारी शक्तियों का केंद्र कहाँ स्थित है? केंद्र में है। ठीक है। हम देखते हैं कि दिल्ली से सरकार जो है संचालित होती है, प्रांतीय सरकार संचालित होती है, जिला और न्याय पंचायत या ग्राम पंचायत तक वो उसका जो है क्रम आता है। इनका कहना ये था कि जो सर्वोच्च प्रभुसत्ता हो वो कहाँ से शुरू हो? वो जो है ग्राम पंचायत से शुरू हो। सत्ता का विकेंद्रीकरण का मतलब ये है कि ज्यादातर शक्तियां या ज्यादा शासन के जो निर्णय हैं वो कहाँ से लिए जा सकें? छोटे स्तर से सत्ता के विकेंद्रीकरण के प्रतिष्ठानों से, जो ग्राम पंचायत है, जिला पंचायत है, क्षेत्र पंचायत है, इस क्रम में चीजें आगे बढ़ें। लेकिन अभी चूंकि ग्राम पंचायत और इस तरह की विकेंद्रीकरण की व्यवस्था तो है, 73वें 74वें जो है संवैधानिक संशोधन के आधार पे जो है इन चीजों की व्यवस्था की गई, लेकिन इनका जो कॉन्सेप्ट था ये था कि इनको और मजबूत किया जाए। केवल वैधानिक तरीके से उसको जो है स्थापित कर देने से काम नहीं होगा, हमें जो है इस चीज पे काम करना होगा ताकि वास्तविक शक्तियां जो है वो पंचायतों के हाथ में रहे या उन छोटे छोटे जो है विकेंद्रीकृत समूहों के हाथ में रहे, जहां पब्लिक का सीधा जुड़ाव है और वो इससे लाभान्वित होती है या प्रभावित होती है। आप देखते हैं कि गांव की जो भी नीतियां हैं वो गांव के निवासियों के लिए सीधे प्रभावित करती हैं। तो कहने का मतलब ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत या विकेंद्रीकरण के बारे में उनका ये सुझाव था कि इन इंस्टीट्यूशंस को मजबूत किया जाए, स्ट्रॉन्ग किया जाए। क्लियर हुआ? चलिए, सत्ता का विकेंद्रीकरण क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। श्रम को ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान देते थे और खुद भी बहुत परिश्रमी थे, तो श्रम को ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान देते थे। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों। पहला सफल सत्याग्रह। अब कुछ ऐसे सत्याग्रह आंदोलनों में इनकी भूमिका के बारे में बात करेंगे जो पॉइंट्स में पूछा जाता है, संघ में पूछा जाता है।
सबसे पहले भारत में इनका सफल सत्याग्रह क्या था? भारत में क्या था? पहला सफल सत्याग्रह, पहला सफल सत्याग्रह वो क्या था दोस्तों, और कब हुआ? ये हुआ 1917 में। और कहाँ हुआ? कहाँ हुआ दोस्तों? कहाँ हुआ ये हुआ चंपारण बिहार में। कहाँ हुआ? चंपारण बिहार में। क्लियर हुआ? चंपारण बिहार में इनका जो है सबसे पहला, ठीक है, बिहार में। ये कहाँ हुआ? बिहार में, ठीक है, बिहार में होता है 1917 में। अब दोस्तों इसके बाद किसान आंदोलन, जो किसान आंदोलन होता है दोस्तों वो चंपारण और खेड़ा, चंपारण बिहार में है। यह आंदोलन किससे संबंधित था? किसानों से संबंधित था, नील किसानों से संबंधित था। वहां पर जो है अंग्रेज जबरदस्ती नील उगाते थे, तो राजकुमार शुक्ल ने उनको बुलाया था और उनके बुलाने पे वहां जाके इन्होंने आंदोलन शुरू किया चंपारण बिहार में, ठीक है। और खेड़ा का जो आंदोलन है दोस्तों, खेड़ा का आंदोलन क्या था? ये औद्योगिक मजदूरों का आंदोलन था। किसका आंदोलन था? औद्योगिक मजदूरों का आंदोलन था। औद्योगिक मजदूरों का आंदोलन क्या था? किस चीज के विरोध में था? औद्योगिक मजदूरों का आंदोलन जो था दोस्तों वो किस चीज के विरोध में था? अपनी जो है बढ़ाने के लिए, जो भी उनकी सैलरी थी, जो भी उनको दिया जाता था वेतनमान, उसको बढ़ाने के लिए इसका आंदोलन था, जिसमें इन्होंने क्या किया? सफलता से इसको करा और जो है सफलता भी प्राप्त की। तो गांधी जी का ये जो है सफल सत्याग्रह कौन सा रहता है? 1917 में बिहार में रहता है। और 1918 में क्या रहता है? अहमदाबाद का मजदूरों का आंदोलन। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। विदेशी वस्त्रों को लेकर इनका जो है बहुत ही नकारात्मक जो है विचार था। विदेशी वस्त्रों के बारे में कह रहे थे कि विदेशी वस्त्रों की जो बर्बादी है, विदेशी वस्त्रों की बर्बादी, विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। क्लियर हुआ? जो विदेशी वस्त्र हैं इनकी अगर बर्बादी किया जाए, इनको जला दिया जाए, तो यही इनके साथ सबसे बेहतर व्यवहार है जो होना चाहिए, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए क्लियर हो गया दोस्तों। अब गांधी जी के प्रेरणा स्रोत कौन थे? प्रेरणा, अगर बात की जाए इनके प्रेरणा स्रोत की, तो गांधी जी के प्रेरणा स्रोत कौन थे? सर्वोदय का जो कॉन्सेप्ट था दोस्तों, जो सर्वोदय का कॉन्सेप्ट था वो इन्होंने किससे लिया था? जॉन रस्किन से। जॉन रस्किन से इन्होंने सर्वोदय की प्रेरणा ली थी, ठीक। सविनय अवज्ञा और करबंदी, सविनय अवज्ञा और करबंदी मतलब कर नहीं देना, ये कहां से इन्होंने लिया था? थोरो से। किससे लिया था? थोरो से, ठीक। रस्किन से और क्या लिया था? रस्किन से और क्या लिया था दोस्तों? शारीरिक परिश्रम का आदर करना। ये मानते थे कि हम सबको शारीरिक परिश्रम करना चाहिए, और वो आदमी चोर है जो बिना शारीरिक परिश्रम किए जो है अन्न खाता है या रोटी खाता है, ठीक। क्लियर हुआ? अहिंसक असहयोग, अहिंसक असहयोग, ये किससे? टॉलस्टॉय,
टॉलस्टॉय से इन्होंने अहिंसक असहयोग का कॉन्सेप्ट लिया, जॉन रस्किन से सर्वोदय का और शारीरिक परिश्रम का, अहिंसक असहयोग का टॉलस्टॉय से, और सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो इनका कॉन्सेप्ट था और करबंदी का कॉन्सेप्ट था वो किससे लिया इन्होंने, थोरो से। ठीक, क्लियर हुआ। चलिए अब ये सवाल पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और परीक्षा में पूछा जा चुका है। पूछा जाता है कि इनको सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था। सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, और इसका जवाब क्या है, सुभाष चंद्र बोस जी ने। सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस जो है सबसे पहले इनको राष्ट्रपिता की संज्ञा से नवाजते हैं। ठीक है, ये पूछा गया है, बहुत बार जो है पूछा गया है। ठीक, प्यारेलाल कौन थे, प्यारेलाल जब इन्होंने नोआखली में दंगा हुआ था, नोआखली में दंगा हुआ था, तो उस समय ये महात्मा गांधी के क्या थे, सचिव थे। नोआखली दंगों को जो है ये शांत करा रहे थे महात्मा गांधी जी, और वहां पर उनके सचिव कौन थे, प्यारेलाल। ठीक, क्लियर हुआ। राय बहादुर की उपाधि किसने त्यागी, राय बहादुर की उपाधि ब्रिटिश नीति के विरोध में, ब्रिटिश नीति के विरोध में किसने जो है राय बहादुर की उपाधि त्याग दी, तो इनके मित्र और इनके समर्थक थे दोस्तों, इसलिए उनका नाम महत्वपूर्ण है, जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज ने क्या किया, राय बहादुर की उपाधि त्याग दी थी। ठीक है, अब महात्मा की उपाधि दी ये तो पता चल गया, नहीं राष्ट्रपिता की उपाधि, राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी, सुभाष चंद्र बोस ने। इन्हें महात्मा की भी उपाधि दी गई, महात्मा गांधी इनको कहा जाता है दोस्तों। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि इनको महात्मा की उपाधि किसने दी, किस चीज की उपाधि, महात्मा की उपाधि। इनको महात्मा की उपाधि किसने दी दोस्तों, तो वो दी रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको क्या किया, महात्मा की उपाधि दी। ठीक है, और कब दिया दोस्तों, यह भी महत्वपूर्ण है, चंपारण के सत्याग्रह में। चंपारण के सत्याग्रह में इन्हें रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी। क्लियर हुआ। इस्तीफा कब दिया, कांग्रेस से इन्होंने कब इस्तीफा दिया, कांग्रेस से इन्होंने इस्तीफा दिया, कब दिया दोस्तों, ये भी महत्वपूर्ण है, 1934 में। 1934 में, और इन्होंने कहा कि जो है मैं एक मुट्ठी रेत से कांग्रेस जैसी पार्टी बना सकता हूँ, मुझे कांग्रेस की जरूरत नहीं है। 1934 वो समय था जब इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। और गांधी सेवा संघ, गांधी सेवा संघ के जो है दोस्तों संस्थापक कौन थे, ये वही थे इनके समर्थक और शुभचिंतक जमनालाल बजाज। क्या नाम था, जमनालाल बजाज। 30 जनवरी 1948 को इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। नाथूराम गोडसे के पिस्तौल से इनकी मृत्यु हो गई। प्रार्थना सभा में जाते हुए जो है नाथूराम गोडसे ने जो है इनको गोली मार दी और इनकी मृत्यु हो गई। तो इसी के साथ जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं हमने आपको गांधी जी के बारे में डिस्कस की दोस्तों। और प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हम जो है इनसे जुड़े और सवालों को आपसे डिस्कस करेंगे जो भी आपसे जो है संबंधित हैं, महत्वपूर्ण परीक्षाओं से संबंधित हैं।
तो गांधी जी का टॉपिक कंप्लीट हो गया दोस्तों, जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। इसके बाद हम आगे आंदोलन में बढ़ेंगे और चीज़ों को देखेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।